हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। तो आपको पता है कि हिंदी का जो हमारे यहाँ पे वो कंप्लीट ग्रामर, आपके कंप्लीट ग्रामर का जब वो मॉक टेस्ट रहता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही है यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको पूरा जो मटेरियल है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग वो सारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फ्री में आप तैयारी कीजिए। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे हिंदी के, इंग्लिश के, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन चीज़ कैसे और क्यों है, ठीक है। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि सभी जो वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ये मस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो उसके भी आपसे ये जो हिंदी के मॉक टेस्ट आपके लिए करवाए जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपने ये बताना है कि हिंदी भाषा जो वो किस लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी में लिखी जाती है, ब्राह्मी में लिखी जाती है, या देवनागरी में लिखी जाती है, या सौराष्ट्री में लिखी जाती है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो लिखी जाती है देवनागरी में। और गुरमुखी में जो वो कौन सी लिखी जाती है? पंजाबी भाषा, ठीक है। गुरमुखी में आपकी पंजाबी भाषा लिखी जाती है और हिंदी भाषा जो वो लिखी जाती है देवनागरी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक है। तो आपने बताना है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है। वो खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, ठीक है, या अवधि है, या पाली है। तो जो आपकी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो वो है आपकी पाली भाषा, जो वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। मतलब हिंदी भाषा जो आपको किस वर्ग में रखेंगे, वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, या तकनीकी भाषा है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है, ठीक है, कि भारतवर्ष में आप हिंदी को जो है वो किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा या विभाषा में। तो आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया में अगर पूरे इंडिया में हिंदी बोली जाए तो वो क्या हमारी राष्ट्रभाषा होगी। पर पूरे इंडिया में जो वो हिंदी नहीं बोली जाती है, कहीं पे तमिल बोली जाती है, कहीं पे तेलुगु बोली जाती है, कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। और विभाषा, विभाषा किसी प्रांत की बोली होती है, ठीक है। जैसे विभाषा आपकी हो गई, जैसे आपके किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बोली होगी, उसके जैसे बोली को हम बोलते हैं विभाषा, ठीक है। और तकनीकी भाषा तो ये होती अलग है, ये तकनीकी भाषा आपकी अलग ही होगी। और बचा क्या? राजभाषा। तो हिंदी को रखेंगे हम किस वर्ग में? राजभाषा के वर्ग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपने यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा जो वो पश स्वर है आपका, ठीक है। तो पश स्वर, पहले बात यहाँ पे बता दूं कि जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, ठीक है, जो स्वर है वो स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। यहाँ पे बताता हूँ। पहले होते हैं आपके कौन से? अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर। दूसरा होता है आपका मध्य स्वर। कौन सा? मध्य स्वर। और तीसरा होता है आपका कौन सा? पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर आपके स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर जिनमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो ई है, बड़ी ई है, ठीक है, ए है, ए। ये आगे आपके कौन से? अग्र स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर क्या होता है आपका? अ जो है ये क्या है? मध्य स्वर। और पश्च स्वर, पश्च स्वर में आएगा आपका आ और उ, ऊ, औ और औ, ठीक है। पांच जो आपके पश्च स्वर हैं। तो जीभ के आधार पर है ये वर्गों के भेद, ठीक है। तो जीभ के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ पे जीभ का अगला भाग कार्य करता है, ठीक है। और अ जो है ये मध्य भाग कार्य करता है। और पश्च स्वर में आ, उ, औ, ये कंठ से औ, जैसे जीभ का ये पिछला भाग कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है, तो आपने ये याद रखना है। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है आपका? पश्च स्वर कौन सा? आ है, ई है, ज है, ड है। कौन सा इनमें आपका जो है पश्च स्वर है? यहाँ पे अग्र नहीं पूछा गया, यहाँ पे पश्च स्वर पूछा गया। तो पश्च स्वर है आपका आ, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया, पश्च स्वर आ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। दंत में कौन कौन से आते हैं? दंत में आते हैं त,
थ, ठीक है, द और ध और न। आपको ये जो आपकी सारणी है वो यहीं पे याद हो जाएगी सारी आपको, क्योंकि डेली आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ, तो आपको यहीं पे याद करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। एक वर्ग वर्ग जो होते हैं आपके यहीं पे याद करना है अपने। तो आपने बताना कि दंत्य ध्वनि छ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो दंत्य में क्या क्या आता है, त थ द ध न। आगे आपके दंत्य में ओष्ठ्य में क्या क्या आएगा आपका, प फ ब भ और म, ये आगे आपके ओष्ठ्य में। और तालव्य में आगे च छ, ठीक है, ज और झ और क्या रह गया आपका अण्य। ये कौन से आते, कहाँ पे आते हैं आपके तालव्य में। तो अब आपने बताना है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये आपकी छ ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान बताइए आप। तो इसका छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जो आपका तालव्य है, ठीक है। तो आपकी ये जो आपकी श्रेणी है, सारणी है, जो भी है, कवर्ग वर्ग टवर्ग त्वर्ग, आपको यही याद हो जाएंगे। बस आपने ऐसे याद रखने, दंत्य में त थ द द न, ठीक है। और भी आते हैं दंत्य में, उनको भी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। दंत्य में जैसे ओष्ठ्य में और भी आते हैं, जैसे ऊ भी ओष्ठ्य में आता है, ठीक है। तालव्य में आपका और आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई, ठीक है, ई य और आपका श, ये तालव्य में आते हैं। दंत्य में आपके आते हैं और कौन कौन से आते हैं और बताता हूँ आपको, जैसे स ल, ये भी आपके दंत्य में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो क्ष नहीं है, श नहीं है, त्र नहीं है, ज्ञ नहीं। ये पीछे भी रिपीट हो चुका क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं अपने, 3 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, क्ष हो गया, ठीक है, और आपका त्रय हो गया, ठीक है, और ज्ञ हो गया। बनते कैसे हैं, क जमा श, क्ष बन गया। और ये त्र है ये, ठीक है। त्र कैसे बनता है, त हलांत जमा र, त्र हो गया। ज्ञ कैसे बनता है, ज जमा अण्य। आपने हलांत का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, और संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपका यहाँ पे। इस हिसाब से ये जो आपका कौन सा नहीं है, आप यहाँ पे देखिए श जो आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्ष जब किस वर्ण के बाद आता है। तो क्ष जब आपका क वर्ण के बाद आता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर दो कि क्ष त्र ज्ञ क ख ग घ ग आता है, जो क्ष से पहले जो आता है उसको कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये क के बाद आता है क्ष, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है। वो तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है या ओष्ठ्य है। तालव्य आपको फिर पता है कौन कौन से होते हैं, च छ ज झ अण्य, ये हो गया आपके तालव्य। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं स श ह श, ये आपके ऊष्म हो गए, ठीक है। अंतस्था व्यंजन कौन होते हैं आपके, य र ल व, ठीक है। ये आपके अंतस्था व्यंजन होते हैं कौन कौन से, य र ल व। इन्हें जो है हम मध्यवर्ती व्यंजन भी कहते हैं, क्या, मध्यवर्ती व्यंजन भी कहते हैं इनको हम। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बता दिया आपका कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, ये जो आपके अंतस्था व्यंजन है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है, आपने बताना है। केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह से होता है, या इनमें से किसी में से कोई भी नहीं है, ठीक है। आपने सही आंसर बताना है इसका। तो अनुनासिक का संबंध जो है वो किससे होता है, नाक और मुंह से। एक बात बता दूं आपको, अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार क्या होते हैं, ठीक है। अनुस्वार ये जो आपका ये क्या है, चंद्र बिंदु हो पूरा, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और ये सिर्फ बिंदु हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम क्या, अनुस्वार। जो से जहाँ पे चंद्र बिंदु हो उसको बोलेंगे अनुनासिक, और इसको बोलते हैं अनुस्वार। और इसका उच्चारण जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है, ठीक है। तो समझ गए आप अनुनासिक अनुस्वार में। तो याद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई बार ऐसे पूछा था कि अनुनासिक बताइए, तो अनुनासिक कौन होगा, नाक और मुंह। ऐसे पूछ लेगा कि इसमें जैसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे एक चंद्र बिंदु दे देगा और ऐसे दे देगा, तो पूछेगा कि ये इनमें अनुनासिक कौन है, अनुस्वार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ये अनुनासिक है और ये
अनुस्वार है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 10th क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने इसमें शुद्ध वर्तनी जो उसका चयन करना है। तो आपने बताना है कि अन्वेषण जो वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या फिर ऐसे या ऐसे। तो जो अन्वेषण है आपका ये लिखा जाता है, ए आंसर है इसका ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है आपका क्या, अन्वेषण, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th आपका कि इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए आपका, ठीक है, आपने करना है इत्यादि का संधि विच्छेद। और इसको मैं बताऊंगा भी कि ये बनी कैसे और इसकी एक ट्रिक है, ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो इत्जम आदि होगा, इतिजम आदि या इत्जम आदि या इतिजम आदि। तो ये जो आपका संधि विच्छेद होगा इसका इतिजम आदि इत्यादि। आपसे पूछा जाए कि ये संधि कौन सी है, ये संधि है यण संधि। कौन सी संधि है ये, यण संधि। आप पहचानोगे कैसे, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो कौन सी संधि होती है, ई, या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो फिर वो होगी यण संधि, जैसे आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपकी कौन सी संधि, यण संधि। और इसकी एक ट्रिक और भी है, जहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन य ल व आ जाए और इससे पहले आधा वर्ण आए, कोई भी अक्षर आधा आ जाए, जैसे त आधा आ गया, तो वो जो होती है आपकी यण संधि होती है। कब, इसकी ट्रिक ये है, ये याद रखना आपने, जब भी य र ल व से पहले अंतस्थ व्यंजन से पहले आधा व्यंजन आ जाए कोई भी, या आधा वर्ण आ जाए कोई भी, तो वो जो होती है आपकी कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि जब भी अंतस्थ व्यंजन य र ल व से पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए, आधा आ जाए कुछ भी, तो वो क्या होता है आपका यण संधि होती है। और ये ई या ई के बाद आ जाए, जैसे ई या ई, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये क्या बनता है आपस में, यह बनता है, ठीक है, क्या बनता है, यह बनता है। तो ये कौन सी स्वर संधि हुई आपकी, यण संधि हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सन्मति का संधि विच्छेद कीजिए। तो सन्मति का संधि विच्छेद करना अपने, समजम मति होगा, सनजम मति होगा, सतजम मति या सतजम मति। तो इसका जो सही आंसर है सतजम मति होगा। और ये संधि कौन सी है आपको पता होना चाहिए, ये संधि है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो आपका पंचाम अक्षर होता है, ठीक है, पंचाम अक्षर, ये कौन सा रूल है, इसमें पंचाम अक्षर जो है वो बदल जाता है आपका फर्स्ट अक्षर में, वर्ण के फर्स्ट अक्षर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका न है, ये किस में बदला, ये बदला है त में, ये बदलेगा त में। तो आपकी इस रूल के हिसाब से जो आपका पंचाम अक्षर होगा, जब भी आपका पंचाम अक्षर वो बदलेगा आपका वर्ण के फर्स्ट अक्षर में, ठीक है। जैसे इसकी उच्चारण स्थान क्या होता है, त, थ, द, ध, न आ गया ना, ये न क्या पंचाम अक्षर, आप इसको बोलते हैं पंचाम अक्षर, ठीक है। ये बदलेगा किस में, ये बदलेगा आपका फर्स्ट अक्षर में, तो ये क्या बन जाएगा आपका सतजम मति। समझ गए, इस तरह से चलती है संधि, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको स्पेशल बैच में एडमिशन लेनी है, मतलब यहाँ पे हमने एक फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी लॉन्च करेंगे, तो अगर आपको वहीं की एडमिशन लेनी है तो उसकी फ़ीस रखेंगे हम मात्र 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये में आपको पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा, ठीक है। 200 रुपये में आपके फॉरेस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आप और ब्रीफली पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा एक, उसमें से अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो वहीं से पढ़ सकता है। वहाँ पे इसमें यूट्यूब में क्या होता है कि सारी क्लासें कवर करना मुश्किल होता है, और वहाँ पे हम ऐप पे सारी क्लासें आपकी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसके बारे में, फ़िलहाल आप यहीं से पढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आप अपने उपसर्ग का प्रयोग करना, ठीक है, किसको, गमन का उल्टा बनाने के लिए। तो इसका कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि तो उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो उप लगाएंगे, आ लगाएंगे, या प्रति लगाएंगे, या अनु, ठीक है। तो क्या लगाएंगे उसका, या अनुगमन हो जाएगा, या प्रतिगमन हो जाएगा, या आगमन हो जाएगा, या उपगमन हो जाएगा। तो आ प्रत्यय लगने से इसका क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन। तो इसका प्रत्यय कौन सा लगाएंगे हम, सॉरी उपसर्ग, आ उपसर्ग लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि निर्वासित में प्रत्यय कौन सा लगा है, मतलब निर्वासित में जो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है।
आपको पता है कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? शब्द के शुरू में लगते हैं। उपसर्ग जो है वो शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो कहाँ पे लगता है? प्रत्यय लगता है आपके अंत में। तो आपने बताना कि निर्वासित में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ वो कौन सा हुआ। एक प्रत्यय हुआ, नी हुआ, सित हुआ या इत हुआ। तो निर्वासित में जो प्रत्यय आपका यूज हुआ है वो हुआ आपका इत प्रत्यय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है, आपने ये बताना। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो आपने सही आंसर बताना है इसका। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देशांतर का मतलब क्या होता है। तो देशांतर का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में क्या? भ्रमण करना। ठीक है, तो आपने बताना इसमें समास कौन सा है। तो इसमें क्या है, पहले कारक, यहाँ पे कारक है, यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है। तत्व जहाँ भी कारक आ जाए पे आपका, वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना। मैं आ गया ना, तो कौन सा समास है? मैं अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर। तो मैं आ गया, तो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना, उसको बोलते हैं हम तत्पुरुष समास। और जहाँ भी आपका कारक आ जाए वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों पद अप्रधान हो, जिसका मतलब कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु। ठीक है, द्विगु समास वह समास होता है जो संख्यावाचक हो, जहाँ पे संख्या आ जाए तो वह द्विगु समास होता है। ठीक है, और कर्मधारय, जिसमें पहले विशेषता बताई जाए और मतलब पहले जो विशेषता बताई जाए और फिर उसका जो वो वर्णन किए जाएंगे, तो वो जो आपका कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है पहले, जैसे नील कमल, नील कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, कमल क्या है? नीला है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ऐसे आपको समास का भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो देशांतर में कौन सा समास है वो आपका तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी कारक आ जाए, जहाँ पर भी कारक आ जाए वो जो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है? समास, तत्पुरुष समास। और इसका जो है वो दूसरा पद जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जिस समास का क्या, कि जिस समास का दूसरा पद, जिस समास का दूसरा पद जो है वो प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, तो वो कौन सा समास है? तो वो जो है आपका, वो है आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, आपने ये याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तत्सम, ठीक है, 2 मिनट, तत्सम, ठीक है, तद्भव, और देशज, और एक और विदेशज। ये ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने बोध होते हैं। तो वो भेद होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछा जा सकता है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3। ये कौन कौन से होते हैं? पहला होगा आपका रूढ़ शब्द, कौन सा होगा? रूढ़ शब्द। दूसरा होगा आपका यौगिक शब्द, कौन सा? यौगिक शब्द। और तीसरा होगा आपका योग रूढ़ शब्द, कौन सा? योग रूढ़ शब्द। ये आपके 3 जो है वो 3 जो किसके आधार पर है? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर आपके ये भेद हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उनमें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज होते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम एज इट इज़ जो है हिंदी में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द वो संस्कृत और हिंदी में सेम ही लिखे जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशज आपको पता होना चाहिए सारा कुछ ये। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना अपने। तो सहचर होता है, अरि होता है, मनुज होता है, सखा होता है। सहचर भी दोस्त होता है, सखा भी साथ दोस्त होता है, मनुज नहीं होगा, अरि। जो अरि आपका ये किसका पर्यायवाची है? शत्रु का। शत्रु, शत्रु, अरि, रिपु, ठीक है, अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, ये सभी आपके जो वो
शत्रु के जो वो पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तरनी तनुजा तट तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है। तो अपना अलंकार बताना, और अलंकार सबसे इजी चैप्टर होता है, ठीक है। आपको लगता है टफ हो, लेकिन सबसे इजी चैप्टर हिंदी का क्या वो अलंकार है। तो इतना बताना कि अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर वर्णों को बार बार दोहराया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द जो है वो बार बार आए, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार जो वो अलग अर्थ प्रकट करेगा, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट आपको उत्प्रेक्ष अलंकार बताता हूँ आपको, जहाँ पर भी मनुहु जनु, ठीक है, मानो जानो शब्द आ जाए, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है आपका, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में क्या होती है कि एक चीज़ की जो है वो तुलना की जाती है दूसरी चीज़ से, की जाती है, तुलना की जाती है। और इसकी एक ट्रिक है, ऐसे योजिक चिन्ह आ जाएगा और सा से सी आ जाए, ये ट्रिक है इसकी। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार होगा, उसमें भी यही चिन्ह होता है, उसमें भी योजिक चिन्ह होता है, लेकिन उसमें उसके बाद सा से सी नहीं आएगा। ये सभी आपके अलंकार के हैं, ठीक है। तो अलंकार इस तरह से पढ़े जाते हैं। तो आपने बताना है कि तरिना तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण त बार बार आ रहा है, तो ये क्या अनुप्रास अलंकार है आपका, ठीक है। तो आपको जब आपका जो मतलब आगे चलेगा, तो आपको ऐसे इसी तरह से जो आगे बताते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये अलंकार वगैरह ऐसे होते हैं, सारे कुछ तैयार करने पड़ेंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आपका कि जो सब कुछ जानता हो, क्या कहते हैं, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, विशेषज्ञ तो प्रोफेशनल बंदा होता है, कृतज्ञ और होता है, अज्ञ भी कुछ और होता है, और मतलब जो सब कुछ जानता है वो होता है आपका सर्वज्ञ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज का, शांत रस का स्थायी भाव। फिर रस आ गया आपके, अलंकार रस बिल्कुल ईजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रोध, ये रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। शोक होता है आपका, जैसे आपके किसी प्रिय वस्तु का या किसी मतलब जो आपका सबसे नज़दीकी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके कारण जो रस उत्पन्न होता है वो होता है आपका करुण शोक रस, और इसका स्थायी भाव होता है करुणा रस, स्थायी भाव होता है इसका शोक, ठीक है। निर्वेद, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है क्या, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद, ठीक है। संन्यास ले जाना, ठीक है, संन्यास लेना, वैराग्य धारण करना, जैसे वैराग्य धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, चलते हैं पहाड़ों में शांति प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ होता है शांत रस, और वहाँ जो रस की अनुभूति होती है वो उसको बोलते हैं हम शांत रस। तो उसका जो मतलब स्थायी भाव है वो होता है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।